क्या पढ़ाई में आते हैं आपको भी डाउट्स? तो 5 सेकंड में डाउटनट के साथ करो ना आउट। बस अपने सवाल की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, यहां तक कि कक्षा 6 से 12वीं, आईआईटी, जेईई, नीट का सवाल हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन बस 5 सेकंड में मिलेंगे डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट ऐप पर चल रही है इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेज, वो भी इंग्लिश व हिंदी मीडियम में, जहां पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। तो आज ही जाकर इन कोर्सेज का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो कक्षा 10 विज्ञान में हमने जो साइंस के जो चैप्टर थे वो हमने स्टार्ट कर रखे थे और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 है आपके धातु एवं अधातु। तो इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इससे पहले अगर आपने जो पार्ट नंबर 1 है उसको अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो उसको भी आप पढ़ सकते हैं और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन जो नोट्स हैं, ये आप सुंदर से जो नोट्स देख रहे हैं, इन नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं। अब आपको परचेज कैसे करना है, तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिखाई दिया है वहां से आप हमें कांटेक्ट करके इन नोट्स को परचेज कर सकते हैं और ये नोट्स पढ़कर आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो अभी तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहां जाकर आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जो पार्ट नंबर 2 है धातु और अधातु, यानी जो चैप्टर नंबर 3 है आपके साइंस में, तो इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है आपके आयनिक यौगिक, यानी आयनिक यौगिक की परिभाषा, आयनिक यौगिक के उदाहरण और आयनिक यौगिक के गुणधर्म। तो सबसे पहले आपको हेडिंग में आपको देख सकते हैं आयनिक यौगिक, यानी आयनिक यौगिक की परिभाषा क्या होती है और जो आपके इंपॉर्टेंट है, काफी बार आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने जो यौगिक हैं उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। अब आयनिक यौगिक का दूसरा नाम क्या होता है, वैद्युत संयोजक यौगिक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण है आपके NaCl यानी सोडियम क्लोराइड और LiCl यानी लिथियम क्लोराइड, और एक है आपके कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ये जो सूत्र है ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक है आपके कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaO, और एक है आपके मैग्नीशियम क्लोराइड यानी MgCl2। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो आपको अच्छे से तैयार करने हैं। उसके बाद में हम बात करें आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, यानी आयनिक यौगिकों के क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण आप देख सकते हैं भौतिक प्रकृति, यानी आयनिक यौगिक है वो सामान्यतः ठोस और कठोर होते हैं। आयनिक यौगिक कैसे होते हैं, ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, क्योंकि इन यौगिकों में विपरीत आवेशित आयनों के मध्य प्रबल स्थिर वैद्युत आकर्षण बल है वो कार्य करता है और सामान्य रूप से इनकी जो प्रकृति होती है वो भंगुर होती है, ये आपको ध्यान रखना है। और सेकंड जो गुणधर्म है वो है गलनांक और कवंथनांक, यानी आयनिक यौगिकों के जो गलनांक और जो कवंथनांक होते हैं वो कैसे होते हैं। तो आयनिक यौगिकों का जो गलनांक और कवंथनांक होता है वो बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि ये मजबूत वैद्युत वाहक बल के द्वारा जुड़े होते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। और तीसरा गुणधर्म है आपके घुलनशीलता, यानी आयनिक यौगिक किस किस में कौन कौन से पदार्थों में घुलनशील होते हैं और कौन कौन से पदार्थों में अघुलनशील होते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो वैद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं, यानी जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जल में घुलते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल आदि जैसे विलायक होते हैं उसमें ये अविलेय होते हैं, यानी अघुलनशील होते हैं। अब बात करें हम जो 4 नंबर गुणधर्म है आयनिक यौगिकों का, वो गुणधर्म का नाम क्या है, विद्युत चालकता, यानी ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक है वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, यानी ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट में जो आयनिक यौगिक होते हैं वो विद्युत का चालन नहीं करते हैं, परंतु आयनिक यौगिक गलित अवस्था में यानी द्रव्य अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करें नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके धातुओं की प्राप्ति, यानी धातुओं का जो निष्कर्षण है, धातुओं की प्राप्ति किस प्रकार से हम कर सकते हैं, तो वो आपको यहाँ पर पढ़ना है।
तो पृथ्वी की भूपर पट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जो तत्व या यौगिक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। यानी खनिज की परिभाषा है जो आपको अच्छे से याद करनी है। और जिन खनिजों में कोई विशेष धातु काफ़ी अधिक मात्रा में होती है जिसे निकालना लाभकारी होता है, उन खनिजों को हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। तो यहाँ पर खनिज और अयस्क की जो परिभाषा है वो आपको अच्छे से याद करनी है, क्योंकि ये प्रश्न भी आपके काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, खनिज और अयस्क को परिभाषित करो। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपके धातुओं का निष्कर्षण। तो कुछ धातुएं भूपर पट्टी में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं और कुछ धातुएं अपने यौगिक के रूप में मिलती हैं। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं सबसे कम क्रियाशील होती हैं और स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं। तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन कौन सी हैं? एक तो है सोना और चांदी और तांबा। ये तीन धातु हैं जो स्वतंत्र अवस्था में यानी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सोना है, चांदी है और तांबा है। ओके, और सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर आने वाली धातुएं कौन कौन सी हैं? पोटेशियम है जिसका प्रतीक K होता है, और सोडियम है जिसका प्रतीक Na, और एक है आपके कैल्शियम जिसका प्रतीक क्या होता है, Ca, और एक है आपके मैग्नीशियम जिसका प्रतीक क्या होता है, Mg, और एक है आपके एल्यूमिनियम जिसका प्रतीक क्या होता है, Al। और बहुत अधिक क्रियाशील होती हैं तथा कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती है। अब देखिए जो नोट्स हैं इनको आपको साथ साथ में आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं, और जिन बच्चों को परचेज करना है तो वो हमें आप संपर्क कर सकते हैं। और ये जो नंबर दिखाई दिए हैं आपको स्क्रीन पर, यहाँ से आप इन नंबर को नोट करके या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। उसके बाद में है अयस्कों का समृद्धीकरण, यानी अयस्क है उनका समृद्धीकरण कैसे किया जाता है। तो पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियां होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। और ये काफ़ी बार ये परिभाषा आपके एग्जाम में आ चुकी है, यानी गैंग किसे कहते हैं। तो पृथ्वी से निकाले गए जो अयस्क हैं उनमें मिट्टी, रेत आदि बहुत सी अशुद्धियां होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। और अयस्कों से सर्वप्रथम गैंग को हटाया जाता है, और अयस्क एवं गैंग के भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर विभिन्न तकनीकों का प्रयोग गैंग को हटाने में किया जाता है। उसके बाद में है सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुएं कम अभिक्रियाशील होती हैं और इन धातुओं के ऑक्साइड को केवल गर्म करने से ही प्राप्त किया जाता है। और पारे का एक प्रमुख अयस्क है जिसका नाम क्या होता है, सिनाबार, और इसका प्रतीक होता है HGS। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से माइंड में बिठाना है। यानी पारा होता है और पारे का दूसरा नाम क्या होता है, मरकरी। तो पारे का प्रमुख अयस्क है उसका नाम लिखिए और उसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो पारे का प्रमुख अयस्क होता है सिनाबार और इसका जो सूत्र होता है HGS। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। तो आयरन है, जिंक है, कॉपर है आदि की अभिक्रियाशीलता है वो मध्यम होती है, यानी बीच में होती है। और प्रकृति में यह धातुएं प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। उसके बाद में हम बात करें भर्जन की, जो आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में आ सकता है, यानी बोर्ड एग्जाम होगी उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, भर्जन। तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। यानी सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, भर्जन कहलाती है। और भर्जन का जो उदाहरण है ये भी आपको अच्छे से याद करना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके निस्तापन, यानी निस्तापन की परिभाषा और इसका एक उदाहरण, ये आपको अच्छे से याद करना है। तो निस्तापन की हम बात करें, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन कहते हैं। यानी कार्बोनेट जो अयस्क होता है उसको सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, निस्तापन कहलाती है। और यह निस्तापन का उदाहरण है जिंक कार्बोनेट।
वाला। ओके, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद में हम बात करें थर्मिट अभिक्रिया की, तो थर्मिट अभिक्रिया भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी पार्ट 2, इस चैप्टर का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है जो आपको अच्छे से याद करना है। तो आयरन ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है Fe2O3 के साथ एल्यूमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी एवं मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है, और इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। और ये इसका उदाहरण है Fe2O3 + 2Al। ओके, उसके बाद में यहाँ पर तीर का निशान है 2Fe + Al2O3 + हीट, यानी यहाँ पर उष्मा का उत्सर्जन हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में है सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है, तो कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन्हें धातुओं में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इन धातुओं को विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद में है धातुओं का परिष्करण, यानी धातु हैं उनका परिष्करण किस प्रकार किया जाता है, तो विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं, और धातुओं से अपद्रव्य हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित विधि का नाम क्या है, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि है। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि क्या होती है और ये किस प्रकार से काम करती है। तो आप देख सकते हैं कि कॉपर, जिंक, टिन, चांदी, सोना जैसी अनेक धातुओं को विद्युत अपघटन द्वारा परिष्कृत किया जाता है, और इस प्रक्रम में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को कैथोड पर लगाया जाता है, और धातु के जो लवण होते हैं उनके विलयन को विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग में लाया जाता है, और अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का विलयन विद्युत अपघट्य माना जाता है, और शुद्ध जो अशुद्ध तांबा है वो क्या है, एनोड है, जबकि शुद्ध तांबे की पट्टी कैथोड का कार्य करती हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर शुद्ध तांबा कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है और विलेय अशुद्धियां विलयन में घुल जाती हैं, और अविलेय अशुद्धियां है वो एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। यहाँ पर एनोड पंख के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपके संक्षारण, जो आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, यानी इसकी परिभाषा पढ़ी थी। अब हम इसकी जो घटनाएं हैं, इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसकी जो विशेषताएं हैं वो हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, यानी इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो संक्षारण की जो परिभाषा है, सही परिभाषा क्या है जो आपको एग्जाम में लिखकर आनी है, तो जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आने से यह संक्षारित हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। यानी जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, नमी, ऑक्सीजन आदि के संपर्क में आती है तो वो क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, और यही प्रक्रिया को हम क्या नाम देंगे, संक्षारण नाम देंगे, यानी संक्षारण कहलाती है। उसके बाद में है संक्षारण की प्रमुख घटनाएं। अब यहाँ पर घटनाएं आप देख सकते हैं। पहली घटना क्या है कि लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, जिसे क्या कहते हैं, जंग कहते हैं, यह आपने नाम सुना होगा। और सेकंड घटना क्या है कि खुली वायु में छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बना लेती है और यह काली पड़ जाती है। यह भी आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में हम बात करें संक्षारण से सुरक्षा। अब देखिए संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार से हम बचाव कर सकते हैं, तो काफ़ी सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर लिए हैं, टोटल 4 पॉइंट लिए हैं जो आपको अच्छे से याद करने हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि जंग लगने से लोहे को बचाने के लिए उस पर पेंट करते हैं या ग्रीस लगाते हैं, यह आपको भी पता है। और सेकंड पॉइंट है कि जंग को अन्य विधियों के द्वारा भी रोका जा सकता है, जैसे क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण द्वारा, मिश्र धातु बनाकर। ओके, तीसरा पॉइंट है कि लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर जस्ते या जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, और इस विधि को क्या कहते हैं, यस्त लेपन कहते हैं।
ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में 4 नंबर पॉइंट यहाँ पर है, यदि लोहे के साथ अन्य कोई पदार्थ मिला दिया जाए तो पदार्थ के गुण धर्म है वो बदल जाते हैं और यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकती है। ओके, तो ये आपको अच्छे से याद करना है, यानी संक्षारण से आपके क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में हम बात करें मिश्र धातु की। अब देखिए मिश्र धातु क्या होती है, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। ये मिश्र धातु की परिभाषा है। अब इसके हम उदाहरण की बात करेंगे तो यहाँ पर मिश्र धातु आप देख सकते हैं, पीतल है, कांसा है और सोल्डर है। अब देखिए बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न आएगा मिश्र धातु से वो किस प्रकार से आएगा कि पीतल जो मिश्र धातु है वो कौन कौन सी धातुओं के अवयव से बनी है। तो पीतल की हम बात करें तो कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक। अब इसका उपयोग किस में किया जाता है, बर्तन बनाने में किया जाता है, मूर्तियां बनाने में किया जाता है। उसके बाद में सेकंड जो मिश्र धातु है वो है कांसा। तो कांसा कौन कौन सी धातुओं के अवयव से बनी है, कॉपर और एसन। ओके, इसको हम टिन भी बोल सकते हैं और इसका उपयोग क्या है, बर्तन और मूर्तियां बनाने में। उसके बाद में है सोल्डर, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में आ सकती है। तो सोल्डर कौन कौन सी धातुओं के अवयव से बनी है, पीबी और एसन। पीबी का मतलब होता है लेड, जिसको शीशा भी कहते हैं, और एसन यहाँ पर टिन है। ओके, और इनका उपयोग किस में किया जाता है, विद्युत तारों की वेल्डिंग में किया जाता है। अब ये यहाँ पर जो बॉक्स है, इस बॉक्स को आपको जरूर अच्छे से पढ़ना है कि शुद्ध जो सोना है उसको 24 कैरेट कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि सोने की जो शुद्धता होती है वो किस मापक में हम मापते हैं, किस इकाई में हम उसको मापते हैं, तो उस इकाई का नाम है कैरेट। ओके, सोने की शुद्धता किस में मापी जाती है, कैरेट में मापी जाती है। और शुद्ध सोने को क्या कहते हैं, 24 कैरेट कहते हैं। और यह काफी नरम होता है, इसलिए आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं होता। ओके, और इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाए जाते हैं। भारत में अधिकांश आभूषण 22 कैरेट सोने के बनाए जाते हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि ये 22 कैरेट सोने में 22 भाग तो शुद्ध सोना होता है और जो 2 भाग तांबा या चांदी हो सकता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो इस चैप्टर को आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप है, उनका लिंक भी दिया गया है, तो वहाँ जाकर आप उन ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं।